मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं वसंत भाग 2, जो कि 7वीं कक्षा के लिए निर्धारित है। इसका दूसरा अध्याय दादी माँ, और जिसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद जी। और प्रिय बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ, यह पाठ एक संस्मरणात्मक निबंध है, संस्मरणात्मक लेख है, जिसमें लेखक अपनी दादी जी का संस्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और बहुत सारी बातें उनको उनके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं और इसके बाद इसके अभ्यास की बात करेंगे। कमजोरी ही है अपनी। लेखक सोचता है कि मेरी कमजोरी ही है, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पर बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। लेखक कहता है कि बहुत समय बीतने के बाद, इतनी आयु होने के बाद भी मेरा मन जो है कई बार अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है, यानी वो दादी को याद करते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और ये कुछ घासों के नाम हैं। मोथा और साई की अदगली घासें, घेऊर और वनप्याज की जड़ें, अनेक प्रकार की बरसात की घासों के बीज सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब सूरज की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है, उबल जाता है, तो उसमें जो गंध होती है वो एक अलग ही तरह की गंध होती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, यानी आषाढ़ के समय में आम और जामुन खाने को ना मिले तो कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा, यानी उस समय के खाने के पदार्थ हैं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। आगे कहते हैं लेखक, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में नहीं, वर्षा ऋतु के बाद जो पानी भरता है उन दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो सके तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी जो बच्चे गांव के माहौल से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते ही हैं कि जब बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो सभी बच्चे इकट्ठे होकर के उन तालाबों में, जोहड़ों में कैसे नहाते हैं। कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, बेचैन था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी लेखक 2-3 दिन नहाए और उस पानी से वो फिर बीमार हो गए। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। यानी इस बार लेखक कुछ ज़्यादा ही लंबे बीमार हुए। ज्वर बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। आगे लेखक कहते हैं कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह से सने हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर अचानक सन से सफ़ेद, यानी सन के जैसे सफ़ेद बालों के सिरों उनके जो निचले हिस्से हैं उस पर अचानक टपके हुए जल की शीतलता, उससे जो बूंदें टपकती हैं उससे बहुत मुझे शीतलता का सा एहसास हुआ। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। यानी जैसा कि अक्सर
बड़े बुजुर्ग लोग कुछ टोना टोटका भी करते हैं या कुछ उनकी आस्था होती है, विश्वास होता है, तो वो कुछ लेकर आई थी जिसको उन्होंने उनके मुंह में, लेखक के मुंह में डाल दिया। माथे पर लगाई, उस भभूत बोलते हैं वैसे उसको, तो वह भभूत उन्होंने उसके माथे पर भी लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, पर सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान, यानी बुखार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छोंका कि नहीं, यानी ये उस दवाई वो इस तरह से बनाती थी। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया है, यानी ये कुछ परहेज उस समय के होते हैं कि यानी कोई बीमार है तो उसके सामने सीधा एकदम से किसी को नहीं भेजा जाता है। और प्राचीन जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो लोग रहते हैं वो कुछ नुस्खे, कुछ टोना टोटके, या कह सकते हैं इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हम कहीं ना कहीं किसी बीमार व्यक्ति के पास सीधा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु और वो सब हम लेकर आते हैं साथ में। तो इन सब बातों का जो उनकी दादी हैं वो बहुत ध्यान रखती थी। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी, यानी दादी उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछती थी कि कोई सीधा तो नहीं चला गया, दाल का पानी मिला कि नहीं, पीतल की छाल में छोंका कि नहीं, तो वो सब बहुत सारी, वो खुद बेचैन हो जाती थी उनके पोते की बीमारी की वजह से। तो कोई भी बीमार हो जाता है तो बूढ़े बुजुर्ग अक्सर उसकी देखभाल करते ही हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, माने गाँव में जो होने वाली दवाएं होती थी उनके 50 दवाइयों के नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका, माने विषुचिका जो दस्त वगैरह लग जाते हैं तो एक बहुत प्लेग जैसी बीमारी भी बहुत समय पहले ऐसा सुनते हैं कि फैली थी। तो उसके दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित, गुड़ मिला करके, लवंग एक आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसका नाम, गांव में जो खाने के पदार्थ इत्यादि में, सब्जी इत्यादि में भी डालते हैं, गूगल, गंधक, इनका एक तरह से धुआं करते हैं, लवंग भी उसमें डाला जाता है, गूगल और धूप, ये सब वो जो है करते थे। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाते, माने बहुत सभी को डांटती थी और सभी से जो है एकदम से उनको बहुत बुरा लगता था कि जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए सब चीज़ें क्यों नहीं हुई। तो बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज माने खाना बनाने वाले जो होते हैं अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना पकड़ा जाते हैं। लेखक याद करता है कि मुझे अब भी इतना बुखार वगैरह कई बार आता है, तो लेकिन इतनी अब देख रेख और देखभाल कौन करे, क्योंकि दादी तो अब है नहीं। तो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी भी तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी इस तरह की दवाइयाँ आज भी मिलती हैं, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहता है कि जो बुखार थोड़े दिन के लिए होता है, जिसमें दादी की सेवा या दादी का सानिध्य, दादी का स्नेह मिलता था, उस बुखार के मुकाबले आज का जो बुखार है उसको बुलाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि दादी का स्वभाव लेखक के प्रति कितना कोमल है, उसके अलावा भी दादी की बहुत सारी विशेषताएं थी। तो अगला प्रसंग शायद अब आ रहा है, उसको भी ध्यान से पढ़ें। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा,
एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। यानी ये बूढ़े बुजुर्ग अक्सर इस तरह की जो शादी विवाह होते हैं उसमें बहुत उनका एक तरह से कह सकता हूं कि योगदान होता है, और वो पूरी देखभाल और कहीं ना कहीं उनके मन को तसल्ली नहीं मिलती जब तक वो खुद स्वयं अपने हाथों से काम नहीं करती हैं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। दादी माँ जो कि सिर्फ उस अवस्था में ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन वो सलाह मशवरा और जो कुछ बातें होती थी वो बताती रहती थी। अगर वो नहीं आती थी तो कुछ ना कुछ का उसमें विलंब हो जाता था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार, हमारी बाहरी जो बैठक कह सकते हैं या बहुत जो बरामदा भी बोलते हैं कई जगह पर, मैं वहाँ निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए सूद के साथ आज दे दो। यानी किसी को पैसे दे रखे थे तो वो लौटाए नहीं उसने, तो उससे एक तरह से वो वार्तालाप कर रही थी या उस पर बिगड़ रही थी। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? तो यहाँ पर वो जो उनसे कुछ पैसे उधार ले गई थी कोई स्त्री, तो उसके लिए उस पर काफ़ी एक तरह से बिगड़ रही हैं, उससे काफ़ी कुछ उसको सुना रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। तो रामी की चाची जो है वो आगे कह रही है कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई बोली, दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी के पैरों की ओर झुकी। बेटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, माने उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। माने जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो बड़े ही स्वच्छता का, पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि तू दूर हो जा, क्योंकि मैं अभी अभी नहा करके आई हूँ और तू अगर मुझे छुएगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो लेखक ने जब ऐसा बीच में कहा तो उनको ही उल्टा डांट देती हैं दादी माँ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो नहाओ फलो दूधो नहाओ, पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो ये एक बुजुर्गों का एक पेट वर्ड होता है, दूध पूतो फलो दूधो नहाओ, दूधो नहाओ पूतो फलो, इस तरह से भी कह देते हैं। तो वो आशीर्वाद देती हैं इस तरह से। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विवल होकर कहा, विवल माने बेचैन होकर के या रोते हुए एक तरह से कहा, अरे उऋण हो गई बेटा। उऋण माने जिस पर ऋण ना रहा हो। भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी ब्याज जो था वो छोड़ दिया था। तो यहाँ पर लेखक ने दादी का जो दयालु स्वभाव था उसके विषय में जिक्र किया है कि दादी जो धन्नो की चाची है वो बताती है कि कल ही दादी हमारे घर आई थी तो पिछला रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। यानी वो कहती हैं उसको 10 रुपये और अलग से देती है। और बच्चों मैं बताना चाहूँगा उस समय जिस समय पाठ लिखा गया होगा या पुराने समय में 10 रुपये आज के 10,000 रुपये के बराबर कीमत रखते थे। आज रुपये का मूल्य काफ़ी घट गया है। तो इस तरह से दादी जो है उसके घर गई, उसको पैसे दिए। तो यहाँ उनका दयालु स्वभाव उभर कर सामने आता है। आगे लेखक कहता है, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह बताती है वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। अब यहाँ तक एक दूसरा प्रसंग था, उसके बाद अगला प्रसंग जो है वो हमारे सामने आ रहा है।
किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, विवाह शादी जब होती हैं तो जब लड़के की शादी घर में होती है तो स्त्रियां रात भर, या बेटी की भी शादी होती है तो भी ऐसा होता है, लेकिन लड़के की शादी थी तो उसमें कुछ अलग तरह के रीति रिवाज रस्म कुछ होते हैं जिनको वहाँ निभाया जा रहा था। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यानी उस रात को जब बारात जाती है घर से, बेटे की बारात जाती है तो रात को कुछ सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं और घर में जो एक तरह से शगुन के रूप में कह लें, या अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो उस समय घर में बेशकीमती धन दौलत होती है, सोना चांदी होता है, तो उस सब के हिसाब से भी लोगों को सचेत रहने के लिए भी एक तरह से ये सब उपक्रम किए जाते हैं। तो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर के अभिनय कर रही थी, अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। कोई कथा होती है जिसको वो बोलती हैं स्त्रियां, उसमें दूल्हा दुल्हन इत्यादि जो है सब बनते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के, पुत्र उत्पन्न होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, यानी लड़का भी औरत बनती है और लड़की भी औरत बनती है, यानी पति पत्नी का रोल करते हैं। तो मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। लेखक कहता है कि मैं बीमार था इसलिए उस बारात में नहीं गया। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा, यानी बारात जब निकल चुकी थी तो उसके बाद ही वहां पर पहुंचा था, तो इसलिए वो भी बारात में नहीं जा पाया। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, छोटा लड़का है, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो वो कहते हैं भाई लड़के से कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं है, यह अभी छोटा बच्चा है तो इसका मन इतना, जो ब्रह्मा और लड़के का मन एक जैसा होता है। तो दादी ने इस तरह से उनको जो है उस आपत्ति पर उनको रोका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंसने दूं, भेद खुल न जाए, निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। नहीं, लेखक जो है छोटे बच्चे थे और चुपचाप लेटे हुए वो सारा नाटक का उपक्रम जो चल रहा था उसको देख रहे थे। देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ, इस तरह से हंसी मजाक करते हैं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, यानी लड़के से क्यों बिगड़ रही है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपमान हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, यानी कोई भी अपराध हो जाता था तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभयदान मिल जाता, यानी दादी सबकी सुरक्षा करती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज जैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र, यानी यहाँ अगली घटना की तरफ लेखक संकेत कर रहा है। परिस्थितियों का वात्य चक्र माने वायु चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ बखूबी जानती थी, खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से वे ही बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, यानी संसार में धोखा ही धोखा, इस तरह का उनकी विचार बन गए थे। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, यानी दादा स्वयं उनको छोड़कर चले गए थे। वे सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे, अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोगले लोग शुभचिंतकों की स्थिति और डामाडोल कर दी। यानी उस समय पर जो दादा के जो सामने लोग थे वो उनका सारा स्वभाव बदल गया और उन्होंने घर की स्थिति को और डामाडोल कर दिया। दादाजी के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यानी जब दादाजी का श्राद्ध हुआ तो दादाजी के श्राद्ध के लिए दादी ने मना किया कि बेटा श्राद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिताजी ने उधार लेकर के इधर उधर से बहुत सारी संपत्ति उस श्राद्ध के लिए खर्च कर दी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत
हड्डियों में घुसी पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, स्नेह से भरी हुई आंखें। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। तो चलिए बढ़ते अगले पृष्ठ की तरफ। दादी ने कहा, क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया? खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ ने कहा। माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या था, यानी ये एक अगला प्रसंग है जिसमें दादाजी कर्ज, उनके जो पिताजी हैं वो कर्ज लेते हैं और दादी अपने हिसाब से उनके कर्ज में उनकी सहायक होती हैं। वो देखिए किस तरह से कहते हैं। चारपाई पर बैठे किशन भैया मन मारे को सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो वो कहते हैं यहाँ ये बहुत ही मार्मिक सा प्रसंग हो गया है। तो दादी जो है अपने उस बेटे को, जब वो उदास हैं तो उनको समझाती है कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ। जैसा कि अक्सर बड़े जो घर के बड़े होते हैं, आपके माता पिता, आपके अध्यापक, सभी आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका सहयोग करते हैं, आपको समझाते हैं। वैसा ही यहाँ पर दादी भी जो अपने पुत्र और उनके बेटे को समझा रही हैं कि मैं हूँ और तुम्हारे दादा ने मुझे कंगन दिया था, अब इसको ऐसा करो, इसको निकाल कर तुम जो है अपने कर्ज से छुटकारा पालो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, यानी शापित कह सकते हैं, या जो बहुत दुखों को जिन्होंने झेला। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है, यानी लेखक ये सब सपने में सोच रहा है, या कह सकते हैं वो यादों में पुरानी चीज़ें संस्मरण कर रहा है। पास के ही खजूर के पेड़ से उड़ते हुए एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो शिव प्रसाद जी इसके लेखक हैं, शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ जो लेखक है वो दादी के ना रहने का जो पत्र उनके भैया ने, किशन भैया ने उनको भेजा है, उस पत्र को पढ़ते हुए उनको जो सारी यादें उनके सामने घूम जाती हैं, उन सारी यादों को अपने मन में संजोए हुए वो बहुत उदास हो जाते हैं और इस तरह से इस पाठ की समाप्ति हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये बहुत ही मार्मिक और अच्छा पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ेंगे इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, कहानी से आगे पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जब लेखक को यह मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तब उसकी दादी माँ से जुड़ी हुई बहुत सी यादें सजीव हो गईं। साथ ही उसे बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमारी की अवस्था में दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत तथा उस समय
चादर ओढ़कर सोए होने पर पकड़ा जाना तथा रामी चाची आदि के साथ जो भी प्रसंग हुए वो सारी घटनाएं याद आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? तो इसका उत्तर इस तरह से है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसे होने में कपटी मित्रों तथा शुभ चिंतकों का बहुत हाथ रहा। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादाजी के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिता ने बहुत सा पैसा खर्च कर दिया। यह संपत्ति भी उन्होंने कर्ज ही ली थी। दादी जी ने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने नहीं माना, जिसके कारण घर की स्थिति डामाडोल हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न 2 भाग में है, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना चाहिए। पहला भाग है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है, और दूसरा भाग है और क्यों। तो हम इनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते हैं। दादी माँ की सेवा, संरक्षण तथा परोपकार और सरल सरस स्वभाव, इन्हीं के कारण वे सदैव दूसरों का मन जीतने में सफल रहती थी। और क्यों अच्छा लगता है, उसका उत्तर इस तरह हो सकता है, लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उनकी सहायता करना तथा पिछला कर्जा माफ़ करना, पिताजी की गिरती आर्थिक स्थिति देखकर कर्ज उतारने के लिए अपने कंगन गिरवी रखने को देना, इन सभी बातों को देखकर दादी की उदारता और सहृदयता का पता चलता है और मुझे उनका यह पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो प्रिय बच्चों, कहानी से आगे जो प्रश्न थे वो सभी आपके हो गए हैं। तो कहानी से जो प्रश्न थे 3 वो हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कहानी से आगे 1-2 प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका बनता है, कहानी से आगे आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों के मौसम कैसा रहता है लिखिए, और इसमें जो है किस तरह का जो मौसम रहता है वो सब लिखना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्वार जो मौसम होता है उस समय पर न तो ज़्यादा गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है, और आषाढ़ का जो महीना होता है गर्मी की बहुत अधिकता होती है, कभी कभी कुछ वर्षा भी हो जाती है, और माघ के महीने में बहुत अधिक सर्दी होती है। तो इन मौसमों में इस तरह का जो है वातावरण रहता है। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो निश्चित इसका उत्तर इस तरह हो सकता है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार हर मौसम में अलग अलग चीज़ें, खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक की हर चीज़ें अलग होती हैं। तो जैसे अगर हम शरद ऋतु की बात करें तो सर्दी ऋतु में कुछ फल होते हैं, सेब, अमरूद, केले, अंगूर, और खाने के लिए जो सब्जियां होती हैं, पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी, मूली इत्यादि बहुतायत बहुत संख्या में मिलती हैं। गर्मी की ऋतु में अगर हम बात करें तो फलों में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि मिलती हैं, और सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि प्राप्त होती हैं। उसके बाद बरसात ऋतु जब आती है तो उसमें आम, आलू बुखारा, खुरमानी आदि फल प्राप्त होते हैं, और उसके साथ साथ बैंगन, करेला, परमल और फलियां, विभिन्न प्रकार की फलियां इस ऋतु में प्राप्त होती हैं। तो यहाँ तक ये प्रश्न अभ्यास आपका हो जाता है। आगे कुछ प्रश्न और हैं जो अनुमान और माफ कीजिएगा, आगे कुछ प्रश्न हैं अनुमान और कल्पना के आधार पर।
तो उनमें पहला प्रश्न हम देखें कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी है। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें यह कहाँ से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में निबंध लिखिए, इस विषय में लिखिए। तो प्रिय बच्चों, अगर आप अपने घर पर भी चर्चा करें तो ये बातें आपको पता चल सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्रामीण जो आंचल के लोग होते हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, बहुत ही साधारण उनका जीवन होता है। तो बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जब उनको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी की शादी विवाह के अवसर पर उन्हें ऋण लेना पड़ता है, और किसी बच्चे की शादी विवाह के अवसर पर ऋण लेना पड़ता है। घर बनाना होता तो उनको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर फसल के लिए भी कई बार उनको फसल बोने के लिए भी उनको ऋण लेना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में उनको ऋण जो है, आजकल तो वैसे सहकारी संस्थाओं से ऋण मिल जाते हैं, सरकार भी खूब ऋण उपलब्ध कराती है, लेकिन फिर भी कुछ सेठ साहूकार लोग जो गांव के होते हैं, जो या कुछ बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वहाँ से उनको यह ऋण प्राप्त होता है। लेकिन इस ऋण में जो शर्तें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ब्याज वाली होती हैं, अक्सर ऐसी होती हैं कि जिनको उतारते उतारते जो साधारण मनुष्य है उसका बहुत सारा घर खेती तक भी कई बार बिक जाती है। अगला प्रश्न हम देखें, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं, अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो ये प्रश्न ऐसा है जिसको आप स्वयं भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी मैं समझा सकूँ। तो घर पर होने वाले उत्सवों और समारोह में बच्चे ज़्यादातर खेल कूद और मौज मस्ती में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उस अवसर पर सभी रिश्तेदारों संबंधियों के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो समझदार होते हैं तो थोड़े बड़े हो जाते हैं, वे घर के कामों में भी अपनी माता पिता और बुआ दादी चाची जो भी वहाँ लोग उपलब्ध होते हैं उनकी सहायता भी करते हैं। तो बाकी आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक ये पाठ आपका संपूर्ण होता है। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ, और बेल आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो पाठ्य पुस्तक से जुड़ी हुई बातें या अध्यायों चैप्टरों को पढ़ने के लिए आप अपने प्लेलिस्ट खोलिए, अपनी कक्षा की प्लेलिस्ट खोलिए, और उसमें अपनी विषय संस्कृत है तो संस्कृत और हिंदी है तो हिंदी, उसमें आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।